गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं एमएससी फाइनल की। हमने बात की थी रोल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें हमने आयरन की बात कल की थी। आज हम बात करेंगे कोबाल्ट की, कॉपर की और जिंक की। इन तीनों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ब्रीफली नहीं पढ़ना है, बस छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आते हैं, 1-2 नंबर के या 3 नंबर के आपका शॉर्ट नोट आता है, जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ 4-5 फीचर्स आपको लिखने होते हैं। तो ये शॉर्ट नोट जब आप लिखते हो तो इनके अंदर हमारे बेसिक कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होने चाहिए कि ये किस में काम आते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में इनका यूज़ क्या होता है। तो सिंपली जब हम कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में आता है विटामिन B12। जब B12 की बात करते हैं तो एक उसके नीचे एक छोटा सा नाम आपने पढ़ रखा होगा, कोबालेमाइन। ये कोबालेमाइन जो होता है ये आपका ये कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के लिए यूज किया जाता है, जिसके अंदर कोबाल्ट की 3 वैलेंसी होती है और उसके अंदर कोरोनाइड जो लिगेंड्स होते हैं वो इसके साथ में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर कोबाल्ट 3 पोजीशन में होता है, उसमें कोरोनाइड लिगेंड्स होते हैं, वो आपके जो मेन में हो या और किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में हो, उनके अंदर ये कोबालेमाइन के नाम से जाने जाते हैं। सिंपली हम कहें कि जो हमारा कोबाल्ट होता है वो कोबाल्ट विटामिन B12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टर शो करता है और उसी के ऊपर आपका पूरा विटामिन B12 डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में जो कोबाल्ट होता है, ये कोबाल्ट 5 मिलीग्राम इसकी हमारी नेसेसरी होती है और 5 मिलीग्राम इसमें होना चाहिए। सिंपली अगर हम दूसरी बात करें तो ये जो कोबाल्ट होता है ये होता है टॉक्सिक फॉर प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है, उनके लिए जहर के बराबर काम करता है। और नेक्स्ट हम बात करें, ये जो कोबाल्ट होता है वो सम एंजाइम्स की जो साइट्स होती है वो उनके सम एंजाइम्स को एक्टिव साइट या और रिएक्टिंग साइट्स प्रोवाइड करवाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें एक्टिव साइट या रिएक्टिंग जो साइट होती है वो कोबाल्ट 3 होती है या कोबाल्ट से रिलेटेड होती है और उसमें बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होती हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारा कोबाल्ट होता है वो बहुत ही मैन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन B12 के अंदर और कोबालेमाइन के नाम से जाना जाता है। हमारे अंदर 5 मिलीग्राम होता है और टॉक्सिक होता है प्लांट्स के लिए। ह्यूमन बॉडी के लिए अंदर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के तौर पे होता है। ये एक बेस्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोले या अपन ये कह सकते हैं कि नेचुरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, नेचुरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो नेचुरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होने के साथ साथ में इसमें क्या होता है कि ये जब नेचुरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो इसकी जो क्वांटिटी होती है हमारी बॉडी में वो भी 5 मिलीग्राम होना नेसेसरी होता है। इससे कम होता है तो भी हमारे डिजीज हो जाती है और अधिक होता है तो भी डिजीज हो जाती है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमारे पास विटामिन B12 की हम बात कर रहे हैं तो जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तब भी हमें कौन सा डिजीज हो जाती है, एनीमिया डिजीज हो जाती है। तो ये जो हमने बात की कोबाल्ट की, इसके अंदर हमने एक बात करते हैं कि हमारा जो कोबाल्ट जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है जब इसके अंदर कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स बनाता है या D6 जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर जो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक्सियल पोजीशन पे हमारे बेंजामिन नाइट्रोजन लिगेंड्स होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन बाउंडेड जो B12 होता है उसके अंदर एक्सियल लिगेंड्स को रिप्लेस करके किससे रिप्लेस करते हैं, हिस्टिडीन से रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि जो हमारे बेंजामिन नाइट्रोजन जो लिगेंड्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं हिस्टिडीन। तो ये जो हमारी पेप्टाइड चेन बनती है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसी के कारण हमारे पास में जो रिएक्टिविटी आती है कोबालेमाइन की वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, कोबालेमाइन यूनिट हमारे पास में डेवलप हो जाती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास में कोबाल्ट 3 जो होता है वो D6 कॉन्फ़िगरेशन में होता है और जब हम इसके एक्सियल पोजीशन के लिगेंड्स को चेंज कर देते हैं हिस्टिडीन से तो इनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाता है, इसका चेंज हो जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमें पता है एनीमिया डिजीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर से। कॉपर की जब हम बात करते हैं तो देखिए कॉपर हमारे पास में सिंपली कह सकते हैं कॉपर फर्स्ट, यानी कि ये कॉपर की आपने वैलेंसी देखी होगी। कॉपर जो होता है वो वैलेंसी कॉपर डबल वैलेंसी के अंदर होता है। कॉपर जो होता है, कॉपर आपने कॉपर प्लस भी पढ़ा होगा और कॉपर 2+ भी पढ़ रखा होगा। ये जो कॉपर होता है ये मोस्ट एबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट होता है और ये जो मेटेलिक एलिमेंट होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है और कौन से नंबर पे होता है, 3rd। यानी कि
ये जो होता है हमारे पास में, ये तीसरा ऐसा मोस्ट अबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट होता है जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। अगर हम कहें कि ये जो कॉपर होता है ये भी क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स की क्या करता है, एक्टिव साइट्स होता है, यानी कि द एक्टिव साइट्स ऑफ मैनी एंजाइम्स, एक्टिव साइट्स ऑफ मैनी एंजाइम्स। ठीक है, एक्टिव साइट होता है मैनी एंजाइम की। दूसरा का हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट की तरह काम करता है। और किस किस में काम करता है, देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट जो होता है ये काम करता है आपका साइटोक्रोम में, सी ऑक्सीडेज में, साइटोक्रोम सी आपका ऑक्सीडेज आ गया, आपका नाइट्राइट जो रिडक्टेज होता है, नाइट्राइट रिडक्टेज, या आपका टायरोसिनेज, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट का काम करता है। सिंपली हम कहें तो ये जो आपका कॉपर है वो हीमोसाइनिन, ये तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ हीमोसाइनिन का, ये क्या होता है, कंपोनेंट होता है। और हीमोसाइनिन का कंपोनेंट होने के साथ साथ में क्या होता है, जब हमने पहले भी बात की थी ऑक्सीजन कैरियर की, जब हमने बात की थी तो हीमोसाइनिन भी क्या होता है आपका ऑक्सीजन कैरियर होता है। ऑक्सीजन कैरियर होने के साथ साथ में क्या करता है कि ये रेस्पिरेटरी एंजाइम के तौर पे काम करता है। जैसे हमारे कुछ आपने संघ पढ़े होंगे जूलॉजी के अंदर, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इन सब के अंदर ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे या रेस्पिरेटरी एंजाइम के तौर पे हमारा ये काम करता है। अब हीमोसाइनिन जो होता है, हमने बात की थी हीमोसाइनिन की, तो ये जो हीमोसाइनिन होती है इसमें 2 एक्टिव साइट होती है, 2 एक्टिव साइट्स होती है। ये जो 2 एक्टिव साइट्स है या आपका जो कॉपर की साइट्स है, ये दोनों कॉपर की साइट, एक तो होती है कॉपर आपका सेकंड जिसके अंदर O2 2- वाली कैटेगरी आती है, एक होता है आपका नॉर्मली कॉपर सेकंड जिसके अंदर आपका नॉर्मल आपका कैरियर का काम करता है। तो एक आपके पास में 2 चीजें आती है, एक हो गया डीऑक्सी फॉर्म हो गया, एक होगी ब्लू फॉर्म। डीऑक्सी फॉर्म होती है वो तो हमारी होती है कलरलेस, डीऑक्सी जो फॉर्म होती है ये तो हमारी हो गई, और जो ये ऑक्सी वाली फॉर्म हो गई ये हो गए हमारे ब्लू। ठीक है, तो आपने पढ़ रखा होगा, आपने पढ़ा ब्लू ब्लड आपके जिसके अंदर प्रेजेंट होता है वो कौन से होते हैं, हीमोसाइनिन की वजह से होता है। और हीमोसाइनिन के अंदर कौन से आपके एलिमेंट होते हैं, तो उसके अंदर होता है कॉपर एलिमेंट। सिंपली कहें तो ये जो हमारा कॉपर होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर और पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के अंदर, यानी कि स्किन का पिगमेंटेशन होता है उसके अंदर भी आपका हीमोसाइनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या कॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के अंदर भी कॉपर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसकी डेफिशिएंसी हमें 2 डिजीज होती हैं। डेफिशिएंसी की हम बात करें, डेफिशिएंसी से हमें सबसे पहले तो देखो एनीमिया, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, एनीमिया डिजीज हो जाती है। दूसरी हम बात करें कि हमारे पास में लीवर्स आपका डिसऑर्डर मान लो, या कुछ और इसमें डिसऑर्डर, यानी कि लीवर की जो सिस्टमेटिक आपकी स्ट्रक्चर्स वगैरह होती है उनको भी डिस्टर्ब करने का काम कर सकता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट डिजीज आती है यहाँ पे, विसन्स डिजीज। ये विसन्स डिजीज जो होती है वो जेनेटिक डिजीज होती है, इसके अंदर भी लीवर का ही डिसऑर्डर होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कॉपर की एक्सेस से होती है। अगर हम एक्सेस की बात करें तो विसन्स आपका डिजीज होता है, और ये विसन्स जो डिजीज होती है ये जेनेटिक होती है,
ठीक है, ये जेनेटिक डिजीज होती है, इसके अंदर भी लीवर का डिसऑर्डर होता है। तो इस प्रकार हम सिंपली हम कह सकते हैं जो कॉपर होता है हमारा थर्ड मोस्ट अब्यूडेंट मेटेलिक एलिमेंट होता है। एक्टिव साइट्स ऑफ मैनी एंजाइम्स होता है, यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिव साइट को डिफाइन करता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट होता है, जैसे साइटोक्रोम हो गया, सी ऑक्सीडेज हो गया, नाइट्राइड रिडक्टेज हो गया, टायरोसिन हो गया, ऐसे बहुत सारे आपके एंजाइम्स हैं जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हीमोसाइनिन का, और आपको पता है ब्लू ब्लड के नाम से जाने वाला कौन सा आपको हीमोसाइनिन, उसमें मैन कैरेक्टर होता है, और उसी हीमोसाइनिन का जो मैन कंपोनेंट होता है वो आपका कॉपर होता है। अब आपको एक दो चीजें मैंने आपको बताई थी, जो हीमोसाइनिन होता है उसके अंदर दो एक्टिव साइट होती है, एक जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है और एक दूसरा जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। तो जो डीऑक्सी फॉर्म होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है वो कलरलेस होती है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है वो ब्लू कलर की होती है। और नेक्स्ट हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और दूसरा होता है आपके जो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन होता है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, लीवर आपका डिसऑर्डर हो सकता है, और एक्सेस से आपका विसंस जो डिजीज होती है जिसको जेनेटिक डिजीज भी कहते हैं, और लीवर इसके अंदर लीवर डिसऑर्डर होता है। तो ये बात की हमने कॉपर की। अब लास्ट डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास में बचता है जिंक। आपने जिंक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन जिंक के बारे में हमने बहुत ही कम चीज़ें देखने को मिलती है। जिंक एक साइलेंट फीचर की तरह काम करता है। तो ये जो जिंक होता है Zn के नाम, Zn से ये शो होता है। जो जिंक होता है ये कंपोनेंट होता है वेरियस एंजाइम का, यानी कि ये कंपोनेंट ऑफ वेरियस एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका सिंपली हो कार्बोनिक एनहाइड्राइज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के साथ साथ में हो गया अपना डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो हमारे पास में तीन हमने नाम लिखे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और डीएनए पॉलीमरेज, ये बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके कंपोनेंट के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है। सिंपली हम कहें ये जो हमारा जिंक होता है वो हेल्प करता है, हेल्प करता है, किसमें हेल्प करेगा, हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयरिंग एंड वाउंड मतलब घाव, हीलिंग। तो ये जो हमारा किसमें हेल्प करता है, टिश्यू के रिपेयर करने में हेल्प करता है, और वाउंड की हीलिंग के अंदर, घावों को भरने के अंदर भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से हमारे जो हमारी डिजीज होती है वो डेफिशिएंसी से हमारी कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, डेफिशिएंसी से हमें होता है स्किन डैमेज हो सकती है, स्किन डैमेज हो सकती है, और हमारी जो ग्रोथ होती है टिश्यूज की वो भी क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। अगर एक्सेस की हम बात करें, एक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो हमें वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग होने के साथ साथ में लूज ऑफ एपेटाइट, हो सकते, डायरिया पढ़ रखा होगा आपने, डायरिया हमें हो सकता है, डायरिया हमें हो सकता है। तो ये तो हो गए इसके मेन फीचर्स। अब हम बात करें कि हमारे पास में जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट के अंदर हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ काम में आता है। तो रेस्पिरेशन आपने पढ़ रखा होगा, उसमें आपने CO2 और H2O, CO2 यहाँ पे हम एक्वस लेते हैं। जब CO2 और H2O की रिएक्शन होती है और वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास में जो बनता है कंपाउंड वो होता है H2CO3, ये भी एक्वस है। तो इस रिएक्शन को होने के लिए हमें कौन सा आपका एंजाइम चाहिए होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है, अब इसकी की वजह से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है, और ये इंपॉर्टेंट किस में होता है,
रेस्पायरेशन में। रेस्पायरेशन में होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट में क्या होता है, एनहाइड्रेट्स में क्या होता है, बीच में जिंक होते हैं और चारों तरफ हमारे हिस्टीडीन जुड़े हुए होते हैं और एक H2O मॉलिक्यूल होता है। स्ट्रक्चर मैं आपके सामने शो करती हूँ। आपके पास में जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेट है इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के अंदर बीच में क्या होगा, हमारा जिंक होगा जिसकी 2+ आपकी ऑक्सीडेशन अवस्था होती है और साथ में जब हम बात करते हैं तो इसके 4 वैलेंसीज हो गई। एक वैलेंसी पे हमारा H2O मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है और बाकी की हमारी जो चारों वैलेंसीज हैं वो नाइट्रोजन कंप्लीट कर रहा है। लेकिन ये नाइट्रोजन अकेला कंप्लीट नहीं कर रहा है, इसके साथ में हमारे पास में क्या बन रहा है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमारे पास में शो हो रही है। ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बन रही है उस स्ट्रक्चर के अंदर देखो हमारे पास में इस तरीके की एक स्ट्रक्चर हमारे पास में शो हो रही है और हर जगह यही होगी, यहाँ पे हमारा हिस्टीडीन जुड़ा हुआ होगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जस्ट बाद में ये हमारा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जस्ट बाद में हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाई और यहाँ पे वापस वही हिस्टीडीन सेम, यहाँ पे हमारी भी वही रिएक्शन होगी और इसी रिएक्शन के अंदर हमारा देखो यहाँ पे भी वही रिएक्शंस हो रही है। यहाँ पे हमने ये चारों तरफ हमने जो ग्रुप जोड़े हैं, ये टोटल जो स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जितने भी हमने आपको एंजाइम्स बताए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो, चाहे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो, चाहे डीएनए पॉलीमरेज हो, सबके अंदर मेन कंपोनेंट होता है वो जिंक होता है और वो हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। ये बात की हमने आपकी जो मेटल्स होते हैं उनके बारे में हमने बात की है। उन मेटल्स के बारे में बात करने, एलिमेंट्स की डिफरेंट एलिमेंट्स की हमने बात की है। S ब्लॉक एलिमेंट की हमने बात की, D ब्लॉक एलिमेंट की हमने बात की। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, जिसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या आपका ऑक्सीजन कैरियर के बारे में बात करेंगे, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।